सबका स्वागत है। आज हमारे साथ में एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे, और ये हैं प्रोफेसर अमित कुमार जायसवाल जी। और बहुत ही आपने शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए काउंसलिंग और डिफरेंट अप्रोच है इनका, इन्होंने बहुत काम किया है और काफ़ी नाम है इनका। तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर। मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है, जो स्टूडेंट से रिलेटेड ये है कि आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है मोबाइल समझिए टाइम वेस्टर बन गया है। और स्टूडेंट कैसे अपने आप को मैनेज करे कि कंपटीशन में क्वालिफाई करे। पहले जो है ना इतने टाइम वेस्टर्स नहीं थे, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टर्स हो गए। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे वो सारी डिफ़िकल्टी है स्टूडेंट के सामने BA में करते हुए कुछ कर जाएं। जैसे हमारे वक्त में नेट क्वालिफाई कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट जो मास है ना वो डेविएटेड है, वो डेविएट हो जा रहा है ज़्यादा। तो आप ये बताइए स्टूडेंट कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं कि BA करते हुए साथ में कुछ को कंपटीशन क्वालिफाई कर जाए, नेट कर जाए, IAS PCS की तैयारी कर जाए। स्टूडेंट के लिए आपको कुछ बेहतरीन सजेशन देना है सर आपका। ओके, मैं यदि आपकी बात मैं समझ रहा हूँ तो आपका ये कहना है कि जो हमारा ये जो लर्निंग का एक नया डिस्टेंस मोड में जो हम ICT का इंटरमिशन देख रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है जी, तो उसका जो ठीक है, आप जो ओपन एंडेड लोगों को मटेरियल्स मिल रहे हैं, यूट्यूब है उस पे लोग जो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हैं, तमाम ज्ञान दर्शन हैं, चैनल्स हैं तमाम, उन चैनल्स पर जो है लोग जा कर के अपने एक्सपर्ट्स के वीडियोज और ऑनलाइन लेक्चर्स ये सब सुन रहे हैं। वो सब चीज़ें अपनी जगह ठीक है कि आपको नॉलेज कहीं से भी गेन करना है तो आप गेन कर रहे हैं, लेकिन इन सब में एक चीज़ जो छूट रही है जो कि लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। लर्निंग में हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन में 4 स्किल्स की बात करते हैं। 4 स्किल्स आर देयर, LSRW। LSRW जी, L मतलब लिसनिंग, R मतलब रीडिंग जी, S मतलब स्पीकिंग और W मतलब राइटिंग। तो लिसनिंग तो खैर होती है हमारी, ठीक है, हमारा हाँ लिसनिंग तो खूब हो रही है जी, और स्पीकिंग भी हो रही है। गाए बगाए लोग डिबेट में शामिल हो रहे हैं, कंटेंट के साथ बोल रहे हैं, बियॉन्ड कंटेंट बोल रहे हैं, फेक कंटेंट के साथ बोल रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बट ये जो रीडिंग और राइटिंग है, ये दोनों चीज़ें इफेक्टिव है। ये समाप्त करीब ज़्यादातर हमने देखा कि जो विद्यार्थी हैं वो अब प्रिंट आउट निकाला जी, कट कॉपी पेस्ट किया, राइटिंग स्किल्स उनकी पुअर हो रही हैं। अगर विद्यार्थी राइट नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा प्रॉपर, तो कोई भी सिंटैक्स, कोई भी कंटेंट, उस कंटेंट को डेप्थ में जा कर के वह उसको नहीं समझ सकता है। बेशक थारो स्टडी आपको करने के लिए इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप देखिए, पहले साइंस के डिसिप्लिन के यहाँ कहीं केवल लिटरेचर पढ़ते हैं लोग। लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, नॉवेल क्यों पढ़ते हैं, स्टोरीज क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास एक तो हमारा जो भाषा संसार वो बढ़ता है, ठीक है, दूसरा हमारा नरेशन कैसे हो, ठीक है, कौन कौन से शब्द नए नए आ रहे हैं समाज में। और साहित्य में आप देखते हैं कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब कुछ साहित्य में कहीं ना कहीं वर्णित हो रहा है। तो साहित्य में ये कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उससे पूरे समाज के बारे में ही पता चलता है। बिल्कुल सर। तो ये जो एक मैं देख रहा हूँ, चूँकि मैं टीचर एजुकेटर हूँ और मैं आपका सब्जेक्ट ही एक्सपर्ट है, आप स्टूडेंट को लेके एक्सपर्ट है, क्योंकि एजुकेशन ही है आपका। हाँ, तो उसमें मुझे ये कमी दिख रही है और निश्चित रूप से घातक है। सर मैं इसमें एक बात आपको मतलब जोड़ना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात, बहुत ही रिमार्केबल है स्टूडेंट के लिए कि आपने 4 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, लर्निंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। तो नो डाउट 2 तो है ही, लर्निंग, स्पीकिंग। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, लर्निंग और स्पीकिंग में क्या होती है कि लिखने से क्या होता है, जैसे आप लिखते हैं ना कोई चीज़ तो वो आपके दिमाग में लिखाता है, जब आप बोलते हैं तो वो चीज़ या सुनते हैं तो वो चीज़ रिसीव नहीं हो पाता उस लेवल पे, उस मात्रा में। जब आप लिखते हैं ना, ये बहुत ही इस पे रिसर्च है कि जब आप वर्ड्स को लिखते हैं तो आपका एक ब्रेन का जो एक पार्ट है वो ओपन हो जाता है।
वो क्रिएटिव पार्ट जो है वो ओपन होता है, और वहाँ पे जाके वो सारी चीज़, इसलिए आप ये देखिएगा जब आप बोलते हैं तो आपको कॉपी याद आता है जहाँ पे आप लिखे होते हैं, आपको वो सारे स्टेटमेंट जो अंडरलाइन किए होते हैं पढ़ने के दौरान वो सब आपको याद आता है कि अरे प्रेमचंद ने यहाँ कहा था, गोदान में मैंने यहाँ टिक लगाया था, ये वाला स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं तो आपको वो पेज आपको याद आता है। तो ये चीज़ सिर्फ लिसनिंग और स्पीकिंग में नहीं है। हाँ देखिए, अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है जी, तो उसके लिए आपको एक अच्छा रीडर और एक अच्छा राइटर भी होना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रेस होते हैं, हाँ, है ना, मस्तिष्क में चिन्ह बनते हैं। जी ठीक है ना, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो बोलते समय भी हमारे मस्तिष्क में चिन्ह बनते हैं, और जो ट्रेस हमारे मस्तिष्क में पहले से अंकित हैं। अच्छा, मस्तिष्क में चिन्ह कहाँ से अंकित होंगे? जब हम कुछ राइट करेंगे, जब हम कुछ रीड करेंगे, वो हमारी मेमोरी में कहीं होगा, तब उसको हम रिकॉल करते हैं, तभी तो स्पीक करते हैं, तभी स्पीक, है ना। जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं किस आधार पे? जो हमारे मेमोरी में है, कहीं भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम रिकॉल करते हैं और कनेक्ट करते हैं। जो भी हमारा पूछा जाने वाला प्रश्न है या जो भी कुछ हमारा बात करने का विषय है, उस विषय से हम कनेक्ट करके फिर बोलते हैं। इसीलिए आप देखिए, जिन लोगों की डेप्थ स्टडी नहीं होती जी, वो विदाउट एविडेंस बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। और जिनकी डेप्थ स्टडी होती है वो रेफरेंस के साथ बोलते हैं, एविडेंसेस के साथ बोलते हैं। जी सर। तो इसलिए बोलने के लिए भी जरूरी है कि हमारे पास रीडिंग और राइटिंग होनी चाहिए। तो ये रीडिंग और राइटिंग पे फोकस होना चाहिए। और अब एक्सरसाइजेज खत्म हो गई हैं, क्लास नोट्स खत्म हो गए हैं, हैंडआउट्स नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है, केवल हम लोगों को लिंक दे रहे हैं, ठीक जी, अपने वीडियो शेयर कर दे रहे हैं, लिंक दे रहे हैं, तो इससे ये वाला पक्ष कमजोर हुआ है। मतलब वो दो पक्ष तो आपका ठीक है, लेकिन जो दो आप सर बोल रहे हैं उस पर मजबूत करना की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और सर एक चीज़ और है, बच्चे जो है ना स्टूडेंट मोबाइल फ्रेंडली हो गए। मैं आपको बिल गेट्स का स्टेटमेंट बताता हूँ, ये लोग मोस्ट एडवांस हैं। इनके यहाँ इनका ये कहना है कि 15 साल के से छोटे बच्चों को जो है ना मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है जी। जहाँ पे मोबाइल, जिन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की है वो अपने घर में बच्चों को मोबाइल नहीं दे रहे हैं, ये हकीकत है, ठीक है। वो बोल रहे हैं अपने बच्चों को जब तक वो 10th नहीं कर जाते हैं एटलीस्ट, या वो 15 ईयर या 14 to 15 ईयर वो पैमाना नापते हैं कि उनको मोबाइल दिया जाए, उसके बाद। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे सर 5 साल की उम्र से मोबाइल लेते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज है। हर बच्चे कॉलेज में मोबाइल ले करके घूम रहे हैं। अगर हम उनसे ये पूछे कि इससे कितना फ़ायदा उठाया है, तो मैं समझता हूँ पूरे दिन भर में कोई एक वीडियो शायद कहीं फ़ायदे की पड़ी, बस मतलब चैट, कुछ वीडियो देखना, यूट्यूब, व्हाट्सएप। तो ये जो एक अभी एक सर्वे हुआ है, एक बड़े डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मतलब ऑब्जर्वेशन करके बताया है कि आने वाले, आज के पेपर में है, आने वाले 10 साल बाद या 20 साल बाद बोल रहे थे कि हर घर में एक पागल होगा। निश्चित रूप से आज हिंदुस्तान में है ये, निश्चित रूप से, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा ये बताइए कि कैसे इस एडिक्शन से, क्योंकि अभी सबसे बड़ा एडिक्शन मोबाइल है। अगर क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं उसका तब तो ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है वर्क का। जैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा उसमें लगा रहता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही उसमें है, फिर भी तो ये एडिक्शन है सर, इसको कैसे बच्चे इससे कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें स्कूल्स में और कॉलेज में जब इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं कि लोग मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, और तो उस समय हमें काउंसलर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमेशा। अभी भी हमारे महाविद्यालयों में या कॉलेजेस में उसमें काउंसलर्स नहीं है, वो काउंसलर्स का होना बहुत बहुत ज़रूरी है जी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लर्निंग प्रॉपर वे में हो, तो देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड टू काउंसलर इन आवर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि हम इसकी तह में जाते हैं कि आखिर ये मोबाइल एडिक्शन का कैसे शुरू हुआ दौर जी। देखिए, जॉइंट फैमिली जब तक थी तब तक बच्चों की देख रेख का जिम्मा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पे होता था। जी जी, ठीक। अभी स्थिति क्या है हिंदुस्तान में हमारे, या यूँ कहें कि अपने नॉर्थ में या में कि विद्यार्थी बच्चे को, स्टूडेंट नहीं, जब वो इन्फेंसी पीरियड में है बच्चा, मैं तभी की बात बता रहा हूँ आपको, इन्फेंसी पीरियड का शैशवावस्था का बच्चा है जी, तब भी उसको माँ क्या कर रही है, माँ अकेले है, मोबाइल दे रही है, उसको किचन में जाना है। अब बच्चे को कौन देखेगा, उसने मोबाइल पकड़ा दिया जी, टीवी लगा दिया जी, ठीक है, कार्टून लगा दिया। तो अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि ये कुछ इधर उधर ना जाए, इसलिए उसको मोबाइल पकड़ा दो, कार्टून लगा दो। तो देखिए, दो चीज़ हो रही, एक तो वो
नन्ही सी उम्र में ही तमाम तरीके की ऐसे रेडिएशन, तमाम तरीके के और जो है घातक चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, जी। ब्रेन के साथ, नर्व के साथ, ठीक। उसके साथ साथ जो उसका ओरिजिनल बिहेवियर होता है, जो उसके अंदर मिट्टी से खेलता है, यहाँ जाता वहाँ जाता, तो उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो भी नहीं हो रहा है। उसकी जो वो कंट्रोल्ड कहाँ से हो रहा है, वो मोबाइल से, कार्टून से, वहाँ से कंट्रोल्ड हो रहा है। तो ये हमारी लर्निंग के लिए भी घातक है। तो ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ भी रुक रही है, मेंटल ग्रोथ भी रुक रहा है, मेंटल ग्रोथ रुक रही है, फिजिकल ग्रोथ भी रुक रहा है। अभी कोरोना पीरियड में आप देखिए, आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बोलने में दिक्कत हो रही है, देर से बोल रहे हैं जी। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो प्रॉपर बोल नहीं रहा है। रीजन क्या है? बाहर नहीं निकला बच्चा, कांटेक्ट में नहीं रहा, अपने दोस्तों के साथ नहीं रहा, पड़ोसियों के साथ नहीं रहा, तो उसका जो ग्रोथ होना चाहिए तो ग्रोथ हो ही नहीं पाया जी। पेरेंट्स जो है सब एक दूसरे अलग अलग हैं, सब दहशत में है। तो ऐसे बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे, मैंने देखा कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं जिनके वहाँ इस तरीके से बच्चे जा रहे हैं, इनको प्रॉब्लम है। तो ये एडिक्शन का एक दौर शुरू हुआ। इसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा, हम पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में तो बच्चा बाद में आता है पढ़ने, सबसे ज़्यादा वो समय तक वो पेरेंट्स के साथ रहता है। पेरेंट्स को ये देखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम निर्धारित करना पड़ेगा, कितने समय तक बच्चे को मोबाइल देखने दें, कितना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको पता है कि एक पोस्चर में बैठे बैठे लगातार हम देखते हैं कान के नीचे बच्चे फ़ोन लगाए हुए बात कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं लोग, ठीक है, यूँ करते हुए, ठीक, कान में ईयरफोन लगाए हुए, लीड लगाए हुए चले जा रहे हैं, ट्रैक पे कहीं पीछे से आवाज़ आ रही, पता नहीं चल रहा, एक्सीडेंट्स हो रहे, बहुत सारी चीज़ें हो रही, मिस हैपनिंग भी हो रही। लेकिन उन सब के साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, हमारा मेंटल लॉस हो रहा है, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड होंगे बच्चे, नर्व्स की प्रॉब्लम होगी, आप देखिएगा धीरे धीरे, और तमाम तरीके की बीमारियां बढ़ेंगी, और उसका परिणाम क्या होगा, जो आप कह रहे हैं कि हर परिवार में पागल होगा। हाँ। तो इसलिए हमें एक बहुत सख्त यहाँ पर, जैसे पहले हम लोग बच्चों की देख रेख करते थे, पेरेंट्स हमारे, जब हम लोग पढ़े तो हमारे पेरेंट्स जो है एक तरीके से आप समझिए कि सीसीटीवी कैमरा की तरह जो है लोग होते थे गाँव में जी, जो हमारी हर हरकतों पे नजर रखते थे, और शाम को पेरेंट्स को खबर भी पहुंच जाती थी कि आपका बच्चा आज यहाँ घूम रहा था, यहाँ गया, ये उस समय सर पेरेंट्स जो है ना फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट भी करते थे, बोलते थे फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो। मतलब हम लोगों को माहाना ना 25 पैसा 50 पैसा पार्टिसिपेशन के लिए जो फुटबॉल खरीदते थे ना, फुटबॉल की कीमत 10 रुपया रहती रही होगी, तो 10-15 लड़के मिल के जो खरीदते थे, तो उसमें हमारा 1 रुपया होता था। तो देते थे कि जाओ पार्टिसिपेट करो। हमारे जो गार्जियन हैं तो वो उन्होंने स्पेशली कहा कि जाते क्यों नहीं हो। तो पहले की मेंटलिटी ये थी। अब क्या है कि बच्चे बाहर जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मतलब गलत तरीके बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल, ओवर कंट्रोल है। इससे क्या है, फिजिकल और मेंटल ग्रोथ बिल्कुल आप जो कह रहे हैं रुक गया है, एकदम रुक जाएगा। और डॉक्टर साहब की बात है, वो मैं न्यूज़पेपर में आया, वो मैं कटिंग यहाँ लगा दूंगा, ठीक है। तो और बच्चे को अब ये सारे मतलब डिस्ट्रैक्शन है, कैसे ओवरकम किया जाए, थोड़ा क्या है, मतलब इससे उबरा कैसे जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हम पेरेंट्स को ये ध्यान रखना होगा कि विद्यार्थियों को हम लोग एक अनुशासन में बांध के रखें। अनुशासन मीन्स ज़बरदस्ती का अनुशासन नहीं। हम इस तरीके के एक्सरसाइजेज हम लोग डेवलप करें, इस तरीके के हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेज अपने घर में उनकी शुरुआत करें। हम खुद न्यूज़पेपर पढ़ रहे हों, विद्यार्थी को न्यूज़पेपर, अपने बेटे को न्यूज़पेपर पढ़ने को दें। न्यूज़पेपर का कौन सा हिस्सा पढ़ना है, एडिटोरियल पेज पढ़ना है तो उसको हम कैसे समझाएं, कैसे पढ़ो। कौन सा उनके काम की चीज़ है उसको पढ़ने के लिए दें। समय निर्धारित करें, सोने का समय निर्धारित करें, घूमने का समय निर्धारित करें। पढ़ाई के समय उनके पास एक चार्ट होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। उनके रीडिंग टेबल के पास एक उनके हाथ से बना हुआ एक टाइम टेबल होना चाहिए कि हमको इतने बजे उठना है, इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे खेलना भी है, इस गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना है, और हमें घूमना भी है, ऐसा भी नहीं है, सैर भी करनी है हमें, हर काम, ठीक है ना। हमें मूवी भी देखना है, जब भी फुर्सत मिलती है पेरेंट्स को ले जाना चाहिए अपने बच्चों को जी। और कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को और परिवार के मेंबर्स को, अगर बड़ा भाई है, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है, कोई भी परिवार में और मेंबर है, माँ है, तो जो एक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल फैमिली होती थी, रिजिडनेस जिसमें होती थी कि बच्चों से कम बातचीत हो, ठीक है, ज़्यादा बातचीत ना हो, तो हमें खुली बातचीत बच्चों के साथ करनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, और उनके साथ चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बतानी चाहिए, ले जाना चाहिए।
इससे एक चीज होगी कि एक तो विद्यार्थी इधर उधर डेविएट नहीं होगा, नहीं होगा, एकदम ठीक है। बंधा रहेगा ना डिसिप्लिन में, और वो एकदम बैलेंस, जो आप बोल रहे हैं ना, फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल दोनों पढ़ाई। हाँ, और उसके साथ साथ एक चीज़ ये होगा कि वो चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, उसका मन भी लगेगा, जानने की कोशिश करें कि हमारे बच्चे को क्या पसंद है। जी, अगर बच्चे को सिंगिंग पसंद है तो हम क्लास के बाद उसको कहीं इस तरीके से कोई ट्यूटर लगा सकते हैं। बच्चे को कुछ इस तरीके से, जैसे आजकल जो पेरेंट्स हैं कई वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चा मोबाइल न देखे, टीवी न देखे, तो कोई स्विमिंग में उनको डाल रहा है, कोई उनको क्रिकेट में डाल रहा है, कोई उनको अलग अलग तरीके के गेम्स में जिसकी पहुँच है उस तरीके की चीज़ों में डाल रहा है। आजकल देखिए अब तो डिसिप्लिन डॉक्टर साहब बहुत हो चुके हैं। पहले हम लोगों के समय में डिसिप्लिन क्या थी, IAS PCS की तैयारी करनी, बैंकिंग की तैयारी करनी है, SSC की तैयारी करनी है, ठीक है। उधर इंटरमीडिएट के बाद आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाना है। आजकल तो इतनी डिसिप्लिन है, इतनी ब्रांचेज हैं नॉलेज की, इतनी ब्रांचेज हैं कि कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिस फील्ड में यहीं पे आ जाता है। कुछ बच्चे जो बोलते हैं जॉब नहीं है, ये एक मतलब बहुत बड़ा अपने आप में, बल्कि कम्युनिकेशन गैप है, उन्हें नहीं पता है जॉब की आज के डेट में कमी नहीं है। तो सर आपने बहुत कीमती बात बताई कि टाइम टेबल बनाना है, प्रायोरिटी ऑफ वर्क देखना है। टाइम टेबल में आपका ऐसे सेट होना चाहिए कि फिजिकल वर्क को भी आपको जगह देनी चाहिए जी, और फिजिकल वर्क साथ साथ में जो उसका असाइनमेंट है, दोनों पे टाइम टेबल जो है ना आपसी मशवरा से और इच्छा पूर्वक वॉलंटियर होना चाहिए। ये मतलब जबरदस्ती नहीं, अनैच्छिक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी उसमें आप डेविएशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो जरूरी भी है, रिजिडनेस नहीं है, हाँ रिजिडनेस नहीं है, बिल्कुल। बट यह है कि कहीं से हम गाइडेड हों, कहीं से हम कुछ हों कि जहाँ हम थोड़ा अपने आप को बांध के काम करें, जिससे टारगेट ओरिएंटेड हो पाए। बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बताया। मैं स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप, अगर आप चाह रहे हो इस लत से बाहर आएँ, तो आप टाइम टेबल बनाओ, रूटीन बनाओ, आप खुद बाहर आ जाओगे। आप पढ़ाई पे फोकस करो हर चीज़ का। जैसे मान लो कंपटीशन का है, एकेडमिक है, BA कर रहे हो या MA कर रहे हो, उसका अपना टाइम, अगर मान लो तुम 8 घंटा पढ़ रहे हो, 2-4 घंटा तुम खेल रहे हो, तो अभी तुम्हारे पास 12 घंटा है, 24 घंटा होता है दिन रात में। तो 8 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा या 4 ही घंटा पढ़ो ना भाई, 2 घंटा BA को दो, 2 घंटा कंपटीशन को दो, ठीक है, और 1 घंटा तुम फिक्स कर सकते हो कि मोबाइल को दो। यहाँ जो 8-8 घंटा मोबाइल में लगे हुए हैं उसकी बात हो रही है, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है। तो डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट में प्रायोरिटी ऑफ वर्क सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए दोस्त है या पढ़ाई है, कैरियर है? इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ आपने बताया सर। और कुछ एनीथिंग एल्स, कोई और? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को कि आप अपना लक्ष्य बनाएं और अपना डिसिप्लिन चुनें, जो आपका मन करता हो, जो आपके इंटरेस्ट का एरिया हो वो चुनें, उसमें आप अपना लक्ष्य बना करके आप उसको भेदने की कोशिश करें। और ध्यान रखें कि कभी भी गिव अप ना करें, कभी भी हारे ना, कभी भी आप तनाव में ना आएँ कि हम हार गए, क्योंकि कोई लक्ष्य आपसे बड़ा नहीं है, आपके जीवन से बड़ा नहीं है। इसलिए लक्ष्य को निर्धारित करते समय सबसे पहले अपने जीवन को सुनिश्चित करना होगा। अपने इस जो अपने आपको इस मानव जन्म मिला है उसको संवारने का, उसको बेहतर बनाने का आपको एक अपने मन में संकल्प रखना होगा। उसके साथ ही आपको लक्ष्य भेदना होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने आपसे शेयर किया वो कुछ आपके काम आएगा। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और देखिए सर की बात को आप लोग मानिए। सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को डिसाइड कीजिए। आजकल क्या है ना, बच्चे BA और MA कर लेते हैं, फिर सोचते हैं मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है। तो ये बड़ा मतलब इससे ज़्यादा बुरे शब्द कुछ भी नहीं हो सकते मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से जी। अगर तुम BA करने के बाद या MA करने के बाद, कॉलेज से ग्रेजुएट करने के बाद तुम बोल रहे हो तुम अपने आप को नहीं जान पाए तुम्हें बनना क्या है, तब भी तुम सोच रहे हो, तो तुम मतलब धब्बा हो। सच फिलोसॉफिकल टर्म है नो योर सेल्फ, हाँ है ना, सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने को जानो, सेल्फ डिस्कवरी। तो आपका सेल्फ क्या है, अपने सेल्फ को तो जानो, अपने टैलेंट को आप अपनी यात्रा करो। और ये इसी दौरान आपको पहचानना है। ये नहीं कि BA MA करने के बाद तुम सोच रहे हो पड़ोसी क्या कर रहा है, ये सब। तो सर आपकी बात बहुत अच्छी है और ज़रूर विद्यार्थियों को अच्छी लगेगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को शेयर कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट सर।